नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ जीआईसी पीजीटी सबके लिए ये तीन परीक्षाएं हैं जो बहुत ही अहम है 2021 में। यूपी पीसीएस, आरओ और जीआईसी पीजीटी, इन सब के लिए मास्टर क्लास चल रहा है। मास्टर वीडियो आप लोग को मिलेगा। टेस्ट सीरीज 1 है और यह रामबाण क्लास होगी। दोस्तों देखिए, दोस्तों हमारा शॉर्ट जीके टेस्ट चलता है। शॉर्ट जीके टेस्ट चलता है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट जीके टेस्ट में सिर्फ एक प्रश्न आप लोग को दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न का व्याख्या सहित उत्तर दिया रहता है। कुल मिलाकर 1.5-2 मिनट का वह पूरा का पूरा वीडियो रहता है। तो हम इस मास्टर वीडियो में जितने भी 10, 12, 14 जिस भी टॉपिक पर रहेगा, एक एक मास्टर वीडियो में पूरा समेट देंगे। आप लोग को टेस्ट सीरीज 1 है मास्टर वीडियो यूपी पीसीएस आरओ का, और इसमें शॉर्ट जीके टेस्ट जो भी 10-12 शॉर्ट जीके टेस्ट होंगे जो एक टॉपिक पर होंगे, वह सब एक वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे। तो आप लोग, यह मास्टर वीडियो टेस्ट सीरीज 1 है। और अगर आप लोग इस तरह से सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। प्लेलिस्ट में आप लोग मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट में बना दी जाएगी, वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा। और यह टेस्ट सीरीज 1 है। जितने भी प्रश्न होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग शॉर्ट जीके टेस्ट को भी आप लोग देख सकते हैं, जो हर 1-2 घंटे पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। उसमें सिर्फ एक प्रश्न होते हैं और वह सारे प्रश्न जो भी 10, 12, 13 प्रश्न होंगे, वह सब जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा वह टेस्ट सीरीज 1 करके या टेस्ट सीरीज 2 करके ऐसे करके मैं दे दूंगा। तो यह पहली टेस्ट सीरीज है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम आप लोग को जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग यूपी पीसीएस आरओ तैयारी करते हैं, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है शॉर्ट जीके टेस्ट में, यह पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तो गुलाम वंश का वह शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? वह शासक था इल्तुतमिश। इससे पहले गुलाम वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी लाहौर थी। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था, इसकी राजधानी लाहौर थी। यह कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया कि वह दिल्ली में आ पाए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे विद्रोही थे इसके। लेकिन इल्तुतमिश ने सबसे पहले, गुलाम वंश का वह शासक था इल्तुतमिश, जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। यह इल्तुतमिश जो था वह ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करते हैं। तो देखिए, इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम और उसका दामाद था। इसने उत्तरी भारत के गौर क्षेत्रों पर शासन किया था। इल्तुतमिश दिल्ली के सबसे महान गुलाम शासकों में से एक था, जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, लेकिन इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुब मीनार को भी पूरा करने का काम किया था, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी इसको भी पूरा करने का काम इल्तुतमिश किया था, जो ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। इल्तुतमिश ने एक काम और किया था, इसने 2 सिक्के चलवाए थे। चांदी का टंका चलवाया था और तांबे का जीता चलवाया था। 2 मुद्राएं चलवाया था इल्तुतमिश ने। इसने इक़्तिदारी प्रणाली की शुरुआत भी की थी, जिसने राज्य को एकता में विभाजित किया था। जैसे इस समय देश जो है वह राज्यों में विभाजित है, वैसे उस समय पूरा जो राज्य था, साम्राज्य था, वो उसे एकता में विभाजित करने का काम जो किया था वह इल्तुतमिश ने किया था। आगे देखिएगा, इल्तुतमिश की सेना ने 1210 में बिहार पर कब्जा किया था और 1225 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसकी बेटी जो होती है रजिया सुल्तान, वह शासक बनती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और शॉर्ट जीके टेस्ट का सभी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है। प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज एक बहुत बड़ा विद्वान था और दार्शनिक था। यह किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक ग्रंथ लिखी है और इंडिका में बहुत सारे साक्ष्य मेगास्थनीज ने प्रस्तुत किए हैं। आइए पूरे कवर करते हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया जाता है कि तो देखिए, प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के पास आते हैं और यह सेल्यूकस के राजदूत होते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस के एक यूनानी राजदूत था। इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। इंडिका इसी का ग्रंथ है, परीक्षाओं में आता है। मेगास्थनीज भारत की 2 प्रमुख नदियों का भी उल्लेख करता है अपने ग्रंथ में, सिंधु और गंगा नामक 2 नदियों का भी उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज करता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और देखिएगा, मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का भी दौरा किया। पाटलिपुत्र उस समय मौर्यों की राजधानी थी। वह उत्तर पश्चिम
भारत में पंजाब क्षेत्र की नदियों का भी विस्तृत विवरण करता है, जिसमें आपको बता दिया कि गंगा और सिंधु का विस्तृत वर्णन करता है मेगास्थनीज। भारतीय न्यायालय में अन्य यूनानी दूत भी आते हैं, जिसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो आया था मेगास्थनीज, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में भी दो राजदूत आते हैं, एक होता है डायमेकस और एक होता है डायनेसियस। और देखिए डायमेकस जो आता है वह सीरिया का राजदूत होता है। सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत होता है डायमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में आता है। बिंदुसार जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। और डायनेसियस जो होता है ये आपका मिस्र के शासक होते हैं टॉलमी फिलाडेल्फस, उनका राजदूत होता है डायनेसियस, जो बिंदुसार के दरबार में आता है। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बाद में बिंदुसार का ही पुत्र अशोक बनता है, अशोक होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और ये जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप वीडियो के लिए। अगर सभी वीडियो को देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ सुमिलित करना है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है वह बताना है कि यह कुछ आप पुस्तक और लेखक दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही ढंग से मेल नहीं खाता है यह बताना है। तो देखिए तबकाते नासरी जो पुस्तक है इसके लिए जो लेखक है मिनहाज उस सिराज, तो यह आपका सही ढंग से मेल खाता है। तारीखी फिरोज शाही के जो लेखक है जियाउद्दीन बर्नी, यह भी सही ढंग से मेल खाता है। तुगलकनामा के लेखक जो हैं अमीर खुसरो हैं, न कि इब्न बतूता हैं। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। और इब्न बतूता ने जो लिखा है रेहला नामक ग्रंथ लिखा है, यह ध्यान में रखिएगा। तो कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो विकल्प सी जो है वह सही ढंग से मेल नहीं खाता है, क्योंकि तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। देखिए डी हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूं नामा लिखा है। और इसमें हुमायूं और अकबर आदि के शासन का विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो इसमें कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो विकल्प सी तुगलकनामा के लेखक क्या है? अमीर खुसरो है। आइए सीधे पूरा का पूरा की पॉइंट कवर करते हैं। तो देखिए तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। यह गयासुद्दीन तुगलक और अन्य तुगलक शासकों के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। तुगलकनामा तुगलक काल के जितने भी शासक हुए, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में जानकारी देता है तुगलकनामा, जिसके लेखक जो है अमीर खुसरो है। और यह है बात। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिएगा, मिनहाज उस सिराज, तबकाते नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी लिखा है। और तबकाते नासरी में सुल्तान नसरुद्दीन के शासन के नाम का वर्णन किया गया है। सुल्तान नसरुद्दीन के नाम पर रखा गया है इसका नाम तबकाते नासरी, और इनके शासनकाल का वर्णन है तबकाते नासरी में। यह फारसी में लिखा गया इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है, मतलब फारसी में लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है यह तबकाते नासरी, जिसमें इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास दिया गया है। तारीखी फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी जो था यह आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहता था, जियाउद्दीन बर्नी। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? यह है गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन है। और हुमायूं नामा में अकबर के शासन का विवरण दिया गया है, हुमायूं के शासन का भी विवरण दिया गया है, और बाबर के जो शासनकाल का है उसका भी विस्तृत विवरण दिया गया है। और यह क्यों लिखा है हुमायूंनामा ने? इसने अकबर के अनुरोध पर हुमायूंनामा लिखा गया है। अकबर के अनुरोध पर, अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सिर्फ हम एक प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न में मैं बहुत सारे निचोड़, जो प्रश्न का निचोड़ है पूरा का पूरा, वह मैं आप लोग को देने का प्रयत्न करता हूँ। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके की सीरीज चल रही है। प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कृष्णदेव राय को आप लोग जानते हैं कि कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है और बताना है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के एक अच्छे शासक थे कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश के शासक थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कृष्णदेव राय सालू वंश के शासक थे। तो देखिए पहले ही मेरे मुंह से निकल गया कि कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे, तो यही जो है यही आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। कृष्णदेव राय जो थे सालू वंश के शासक थे, यह बात गलत है, क्योंकि कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश के शासक थे। और देखिए इसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, यह बात सही है, बिल्कुल सही है। इन्हें आंध्रभोज भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय का एक उपनाम है आंध्रभोज भी कहा जाता है। डी देखिएगा, ये एक तेलुगु कार्य लेखक थे और अमुक्त माल्यता के लेखक थे। देखिए एक ग्रंथ है अमुक्त माल्यता, इसके लेखक कौन है? कृष्णदेव राय हैं। जाम्बुवती कल्याणम के लेखक भी कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय बहुत बड़े विद्वान थे। तो यह सब बी सी डी सही है, लेकिन ए जो है यही आपका गलत है, क्योंकि कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश के एक अच्छे शासक थे। आइए पूरे कवर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कृष्णदेव राय जो थे वो 1509 से 1530 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके पास एक महान सैन्य क्षमता भी थी, और कृष्णदेव राय
ने दक्कन सल्तनतों को हराकर दीवानी की लड़ाई जीती। मतलब दक्कन में बहुत जो शासक थे, बरार था, बहमनी था और गोलकुंडा था, अहमदनगर था, इनको हराकर दीवानी की लड़ाई भी इन्होंने जीती थी और रायचूर दोआब पर इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। परिणाम स्वरूप बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के साथ टकराव भी हुआ, लेकिन कृष्णदेव राय ने उन्हें हरा दिया और 1520 ईस्वी में रायचूर शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। कृष्णदेव राय का उड़ीसा अभियान भी सफल रहा। उड़ीसा में इन्होंने प्रताप रुद्र को हराया था, गजपति शासक प्रताप रुद्र को हराया था उड़ीसा में, और तेलंगाना पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इन्होंने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा और अल्बुकर्क जो एक पुर्तगाली गवर्नर था, इसने अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय के दरबार में अपने राजदूत भी भेजे थे। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे। और कृष्णदेव राय जो थे साहित्य और कला के महान संरक्षक थे। इन्हें आंध्र भोज भी कहा गया है और इन्होंने अमुक्त माल्यता नामक ग्रंथ की रचना की है, फिर जाम्बवती कल्याणम की रचना की है, फिर ऊषा पैरिसम आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और राधा स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और राधा स्वामी मंदिर आदि मंदिरों का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य में देखिए 4 वंश हुए हैं, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो यही पूछा था कि जो कृष्णदेव राय थे वह किस वंश के थे, तो कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश के थे। तो विजयनगर के जो 4 वंश हैं, संगम, सालू, तुलु और अराविडु, उसको देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में वंश। तो देखिए विजयनगर में 4 राजवंश स्थापित हुए थे। संगम वंश, सबसे पहले संगम वंश आया था। यह विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे। संगम वंश का सबसे महान शासक जो था वह देवरायदूती था। देवरायदूती था संगम वंश का सबसे महान शासक कौन था? देवरायदूती। उसके बाद सालू राजवंश आता है। इसकी स्थापना, सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंहा ने की थी और इसमें केवल कुछ समय तक ही इन्होंने शासन किया, सालू वंश ने। उसके बाद तुलु वंश आता है। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। और विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक जो था वह कृष्णदेव राय था, जो तुलु वंश का था। यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अराविडु वंश, अराविडु वंश आता है। यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम राजवंश था और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं वो श्रीरंगम और वेंकटदूती। श्रीरंगम और वेंकटदूती एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। अराविडु वंश का जो अंतिम शासक था वह था तिरुमल, जो अपने सेनापति सदाशिव के सहयोग से बना था राजा। तिरुमल ही अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में आएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। इसमें सिर्फ एक प्रश्न देता हूँ और एक प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है। इसमें सिर्फ एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न के माध्यम से हम बहुत सारी टॉपिक को कवर करते हैं। तो देखिए प्रश्न ये है कि अकबर के दरबार में मीर बख्शी जो था वह किस विभाग का प्रमुख था? मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख था अकबर के दरबार में? तो सैन्य विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। मीर बख्शी जो था सैन्य विभाग का प्रमुख था। आइए इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से कवर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था। और कौन कौन से अधिकारी थे? जो सैनिकों का जो वेतन अधिकारी था वह मीर बख्शी था। मीर बख्शी। धार्मिक एवं धर्मार्थ संरक्षण के लिए जो प्रभार मंत्री था वह था सद्र। सद्र जो था ये धार्मिक मंत्री था। सदर या सद्र बोलते हैं। सेनानायक जो होता था यह फौजदार होता था, फौजदार। और नगर पुलिस का नायक, मतलब नगर में जो पुलिस का नायक होता था वह कोतवाल कहा जाता था। तो सैनिकों को वेतन देने का काम कौन करता था? वह मीर बख्शी था। ध्यान रखिएगा। अकबर के अभिजातों ने बड़ी सेनाओं की कमान संभाली थी और बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त किया था। हालांकि वे निष्ठावान थे, लेकिन साम्राज्य ने कुशलता से काम किया। लेकिन 17वीं सदी के अंत तक कोई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने नहीं बुने थे। तो यह कुछ प्रमुख अधिकारी थे जो अकबर के दरबार रहते थे, जैसे मीर बख्शी, सद्र, फौजदार और कोतवाल, और इनके भिन्न भिन्न कार्य थे। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देता है वे अक्सर कट्टर होता है। उनकी शिक्षाओं ने उनके विषय के बीच विभाजन और असहमति पैदा की थी। इसने अकबर को सुलह ए कुल के विचार के लिए प्रेरित किया था। देखिए सुलह ए कुल विचार जो था वह अकबर का था, लेकिन वह किसके परामर्श से यह सुलह ए कुल लाया था? तो अबुल फजल जो था वह अकबर के दरबार में था, नवरत्नों में से एक था। उसके परामर्श पर अकबर ने सुलह ए कुल को अपनाया था और अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार के इर्द गिर्द शासन की दृष्टि तैयार करने में अकबर की मदद की थी। अबुल फजल ने शासन के सिद्धांत का पालन जहांगीर और शाहजहां ने भी किया था। मतलब अकबर की बात जहांगीर और शाहजहां ने भी कुछ हद तक जो
सहिष्णुता है उसे बनाए रखा था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सभी सीरीज है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, यूपीएसआई, किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके टेस्ट चल रहा है जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आरओआरओ के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए आदि किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। खानवा का युद्ध कब हुआ था ये आप लोग को बताना है। इसमें सिर्फ एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न के माध्यम से सारगर्भित व्याख्या के साथ हम पूरा का पूरा टॉपिक को कवर करते हैं। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था यह 16 मार्च 1527 को हुआ था। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। मतलब विकल्प बी जो है यह आपका सही है। और खानवा का युद्ध हुआ था, यह आपका खानवा का युद्ध जो हुआ था यह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध, खानवा जो जगह है यह भरतपुर में एक गांव है, वहां पर यह युद्ध हुआ था। आइए इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, जैसे आपका भटनेर का युद्ध। भटनेर का युद्ध जो हुआ था 1398 में हुआ था राजस्थान के हनुमानगढ़ में। फिर खानवा का युद्ध जो हुआ था 16 मार्च 1527 को हुआ था, राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। सुमेलगिरी का युद्ध जो हुआ था 1544 में हुआ था, पाली में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था, राजसमंद राजस्थान में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, राजसमंद में। राजसमंद भी जिला है। तो आइए इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं और इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप यहाँ भटनेर का युद्ध जो आप बता दिए, हमने बताया कि तैमूर लंग जो था 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो उसने भटनेर का युद्ध किया था और भटनेर के किले पर कब्जा किया था। फिर खानवा का युद्ध जो था यह 16 मार्च 1527 को हुआ था, राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा नामक गाँव के पास लड़ा गया था युद्ध। और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने लड़ा था राणा सांगा के बीच में। सुमेलगिरी का युद्ध जो हुआ था यह आपका 1544 में हुआ था और यह राजस्थान के पाली नामक क्षेत्र में हुआ था सुमेलगिरी का युद्ध। तो यह भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध है यह 18 जून 1576 को हुआ था और यह हुआ था अकबर का सेनापति थे मान सिंह। अकबर के सेनापति आमेर के राजा थे मान सिंह, उनके बीच में हुआ था। मान सिंह प्रथम और राणा प्रताप के बीच। अकबर के सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में हुआ था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके टेस्ट चल रहा है और यह जो शॉर्ट जीके टेस्ट है ये प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए या फिर आरओआरओ के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न के माध्यम से व्याख्या के साथ हम आपको उत्तर देते हैं। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था यह आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो मौर्य साम्राज्य जो था कितने प्रांतों में विभाजित था? तो मौर्य साम्राज्य का जो विभाजन था वो 5 प्रांतों में विभाजित था मौर्य साम्राज्य। आइए व्याख्या सहित पूरा देखते हैं कि 5 प्रांत क्या थे और 5 प्रांतों की राजधानी क्या थी। देखिए ये जो भी टॉपिक मैं आप लोग को बताता हूँ पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत थे, वह कौन थे? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य प्रांत और कलिंग। तो देखिए उत्तरापथ की जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वह थी सुवर्णगिरी। अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन था और मध्य प्रांत की राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी और कलिंग की राजधानी जो थी वह तोसली थी। तो इस तरह 5 प्रांतों में पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य विभाजित था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज का प्रश्न है कि हड़प्पा की मुहर किसकी बनी हुई थी? मतलब किस चीज़ की बनी हुई थी? हड़प्पा की जो मुहरें होती थी वह किस चीज़ की बनी होती थी? तो हड़प्पा की जो मुहर थी वह सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी जो होता था एक नरम पत्थर होता था। सेलखड़ी जो था एक नरम पत्थर था और उसी से हड़प्पा की मुहरें बनी हुई थी। और यह प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की मुहर किस चीज़ की बनी थी? वह सेलखड़ी की बनी हुई थी हड़प्पा की मुहर। और हड़प्पा में एक पशुपत का मुहर भी प्राप्त हुआ है, जहाँ पर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा ये 4 जानवर अंकित किए गए हैं। हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा 4 जानवर हैं। पशुपत के बाईं ओर जो है वह गैंडा और भैंसा है और दाईं ओर जो है वह हाथी, चीता है।
ध्यान रखिएगा। हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा पशुपति मोहर पर अंकित है, जिसमें गैंडा भैंसा जो है बाईं ओर और हाथी और चीता जो है दाईं ओर है। और हड़प्पा की जो मोहर बनी होती थी वह सीलखड़ की बनी होती थी। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। धन्यवाद आप लोग को। और हमारी यह जो भी सीरीज है यह यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आदि परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, आरओ परीक्षा के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर न करें, आप लोग इसे बिल्कुल देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके की सीरीज चल रही है और यह शॉर्ट जीके टेस्ट में सिर्फ एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न का व्याख्या सहित उत्तर देते हैं, जिसमें कई सारे प्रश्नों का समावेश हो जाता है। तो यह जो भी सीरीज चल रही है यह प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, आरओ के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि लॉर्ड इरविन ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा है। तो 4 राज्य हैं आप लोग के सामने। तो भारत का स्विट्जरलैंड लॉर्ड इरविन ने कहा है मणिपुर को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को भारत का रत्न भी कहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है भारत का रत्न और लॉर्ड इरविन ने कहा है भारत का स्विट्जरलैंड। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। आइए व्याख्या से तो इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो यह जानना कि यहाँ पर मणिपुर में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है लाई हारोबा त्यौहार। लाई हारोबा त्यौहार मणिपुर और त्रिपुरा दोनों जगह मनाया जाता है। तो लाई हारोबा त्यौहार यह करंट का भी प्रश्न है। तो लाई हारोबा जो त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर, त्रिपुरा आदि में मनाया जाता है। लाई हारोबा का अर्थ क्या होता है? देवताओं का अभिवादन या देवताओं का उत्सव। ध्यान रखिएगा, यह मणिपुर के मुख्य कर्मकांडों में से एक है और यह पूर्व वैष्णव काल में इसकी उत्पत्ति का पता चलता है। यह त्यौहार होता है लाई हारोबा, जो 1 हफ्ते का त्यौहार होता है। ध्यान रखिएगा, यह मणिपुरी मेइती समुदाय द्वारा, मणिपुर की किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मेइती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह मणिपुर में भी यह समुदाय है और त्रिपुरा में भी यह समुदाय है। फिर आपका बांग्लादेश, म्यांमार में भी छिटपुट यह समुदाय मिलता रहता है, मेइती समुदाय, और इसी के द्वारा लाई हारोबा त्यौहार मनाया जाता है। यह 5 दिवसीय त्यौहार होता है, 5 दिवसीय। और बाकी देखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो मेइती समुदाय है ये 4 प्रकार के लाई हारोबा प्रचलित हैं। यहाँ पर कलाबी हारोबा, चकबा हारोबा, मुगराई हारोबा और कागचिंग हारोबा, यह हारोबा त्यौहार का 4 प्रकार दिया गया है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक बात और, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो मणिपुर की राजधानी है वही इम्फाल है। जो राज्य चिन्ह है, पशु जो है संगाई है, पेड़ जो है ये सब है, और उनिंगथोउ, और फूल जो है सिरू लिली। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो मणिपुर की सीमाएं लगती हैं इन सब प्रांतों से लगती हैं, इन सब जगहों से लगती हैं। और यहाँ पर मणिपुर में एक किबुल लाजमाओ राष्ट्रीय पार्क है, लोकटक झील भी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लॉर्ड इरविन द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है और भारत का रत्न किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, शॉर्ट जीके टेस्ट नाम में प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और शॉर्ट जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है। और ये देखिए दोस्तों, यह जो भी सीरीज चल रही है इसमें एक प्रश्न होता है शॉर्ट जीके टेस्ट में, और एक प्रश्न में आपको बहुत सारे व्याख्या के साथ उसका उत्तर दे दिया जाता है, जिसमें कई सारे प्रश्नों का समावेश होता है। यह जो शॉर्ट जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है ये यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, आरओ के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, यह 3 ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो प्रियदर्शिका के लेखक जो है वह हर्षवर्धन है, विकल्प ए। सम्राट हर्षवर्धन ही प्रियदर्शिका के लेखक है। इन्होंने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका का लेखन किया है। आइए देखते हैं। और प्रियदर्शिका जो है यह नाटक है, नागानंद रत्नावली भी नाटक है। तो यहाँ देखिएगा, यह राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक नाटक है। यह राजा उदयन और प्रियदर्शिका के मिलन की कहानी पर आधारित है। ये जो प्रियदर्शिका नाटक है इसमें राजा उदयन और प्रियदर्शिका, उनकी प्रेमिका के मिलन की कहानी पर आधारित है प्रियदर्शिका नाटक। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो सम्राट हर्षवर्धन थे वह 606 से 600 ईस्वी तक, 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित भी लिखा था, तो ये ध्यान रखिएगा। और चीनी यात्री हेनसांग जो था वह हर्षवर्धन के काल में भारत का दौरा किया था। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षचरित इन्होंने लिखा था। शूद्रक भी इन्हीं के काल में थे जिन्होंने मृच्छकटिकम लिखा था, मृच्छकटिकम। फिर कालिदास भी इनके काल में रहे हैं, और नहीं, कालिदास इनके काल में नहीं रहे हैं, लेकिन कालिदास से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेघदूतम, अभियान, शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, यह कालिदास की प्रमुख रचनाएँ हैं। और कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो भी सीरीज चल रही है यह यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आरओ के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए, इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और हर एक दूसरी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें एक प्रश्न होता है और एक प्रश्न का सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से उसका उत्तर दिया जाता है। प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हालांकि भारत का नेपोलियन कहा था एडम स्मिथ ने कहा था, लेकिन आप लोग की जानकारी लिए बताता है ये कहीं भी किसी भी स्तर तक समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से नहीं की जा सकती, क्योंकि नेपोलियन ने अपने जीवन में हार भी देखा है। वाटरलू के युद्ध में उसने हार भी देखा है, लेकिन समुद्रगुप्त ने कभी भी हार का मुंह देखा ही नहीं। यहाँ तक कि उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और लोगों ने उसका सम्मान किया और उसके जाने के बाद भी उसका साम्राज्य एकदम अछूत बना रहा। यह बड़ी बात है। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, गुप्तों की प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है गुप्तों का, और गुप्त राजवंश की स्थापना जो किया था वो श्रीगुप्त ने किया था। लेकिन श्रीगुप्त जो था वह एक सामंत था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र आता है घटोत्कच। घटोत्कच भी एक सामंत था, मतलब स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र राजवंश स्थापित करने वाला जो पहला वास्तविक शासक था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था निसंदेह एक वास्तविक संस्थापक था गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके दो सबसे शक्तिशाली और महान राजा थे। मतलब गुप्त वंश में दो सबसे महान राजा थे, वह समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन एडम स्मिथ ने कहा है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में यह बात है एडम स्मिथ ने कही है। देखिए, समुद्रगुप्त भारत का महान योद्धा थे और उन्होंने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया था। वह एक महान विजेता भी साबित हुए थे। उनकी विजय के मद्देनजर उन्हें भारत का नेपोलियन माना जाता है। उन्होंने उत्तरी राज्यों पर विजय प्राप्त की और दक्षिणी राज्यों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मतलब समस्त उत्तरी राज्यों को उन्होंने जीता था और दक्षिणी राज्यों को भी उन्होंने जीता था, और दक्षिणी राज्यों को सिर्फ संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, बल्कि पूरी तरह से उनको अपने अधिकार में नहीं लिया था। लेकिन उत्तरी भारत के संपूर्ण राज्यों को उन्होंने अपने अधिकार में लिया था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था और उसने ऑस्ट्रिया, रूस, स्पेन, यूरोप के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया था। जिस तरह से समुद्रगुप्त ने किया था वैसे ही किया था। लेकिन वह 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार जाने के बाद उसकी साम्राज्य उसकी आंखें के सामने ही बिखर गया और उसको बहुत बुरी गति देखनी पड़ी नेपोलियन को। बाद में कैदखाने में जीवन बिताना पड़ा और बाद में एक टापू पर वह रहा। तो इस तरह का हार का मुख देखना पड़ा और उसकी आंख के सामने ही जो उसने महान साम्राज्य बनाए थे नेपोलियन ने, उसकी आंख के सामने ही वह सारा साम्राज्य बिखर गया। लेकिन समुद्रगुप्त का ऐसा बात नहीं थी और समुद्रगुप्त ने पूरे सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ वह पूरा का पूरा राज करता रहा, यहाँ तक कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखी। तो यह अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि एडम स्मिथ हमारे ख्याल से पाश्चात्य संस्कृति के इतिहासकार थे, इसलिए उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यह अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इस तरह से लगातार सीरीज आप लोग को मिल रही है। इसमें सिर्फ एक सीरीज होती है, एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न का सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से उसका उत्तर दिया जाता है। और यह यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए, हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके टेस्ट की सीरीज चल रही है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, आरओ के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए सीरीज चल रही है, जो अन्य परीक्षाओं के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सिर्फ एक प्रश्न होता है और वही प्रश्न का सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से उसका उत्तर दिया जाता है। संत रामानंद किसके शिष्य थे ये बताना है आपको। तो संत रामानंद जो थे वह किसके शिष्य थे? वह थे रामानुज के शिष्य थे। रामानुज के शिष्य जो थे वह संत रामानंद थे और इनके शिष्य थे रामानुज के शिष्य क्या थे? संत रामानंद। और संत रामानंद जो थे पूरी तरह से मतलब जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे और इनके जितने भी शिष्य थे, इनके कुल 12 शिष्य थे संत रामानंद के, और 12 जो थे अलग अलग छोटी छोटी जातियों से थे। तो आइए पूरा का पूरा कवर करते हैं। देखिए, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वह मूल रूप से रामानुज के अनुयायी थे। बाद में उन्होंने अपने स्वयं के संप्रदाय की स्थापना की थी और बनारस और आगरा में हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। सबसे पहले हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने वाले संत कौन थे? वह थे रामानंद। ध्यान रखिएगा। और रामानंद जो थे वह भगवान राम के उपासक थे। वह अपने विचारों के प्रचार करने के लिए सर्वव्यापी माध्यम को नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे और पारंपरिक जाति के नियमों से लोगों की पूजा और मुक्ति का सरलीकरण और भक्ति आंदोलन में उनके दो महत्वपूर्ण योगदान भी थे।
उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था और समाज के सभी वर्गों को अपने शिष्यों के रूप में मान्यता दी थी। जैसे उनके शिष्य थे, एक कबीर दास उनके शिष्य थे जो एक मुस्लिम बुनकर थे, रैदास भी शिष्य थे, मोची थे, सेना भी शिष्य थे, नाई थे, साधना एक शिष्य थे, वह एक कसाई थे, और धन्ना भी एक शिष्य थे जो एक जाट किसान थे, नरहरि भी एक शिष्य थे जो एक सुनार थे, पीपा भी एक शिष्य थे जो एक राजपूत राजकुमार थे। तो यह इनके कुछ महत्वपूर्ण संत शिष्य भी हैं जो एक महत्वपूर्ण संत भी हुए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग को मॉक टेस्ट भी मिलता रहता है, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और ये जितनी भी सीरीज मिल रही है हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें।